गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, नहीं पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। वारिस पठान और आसिम वकार ने गोदी मीडिया को वो बातें बोल दी जो बातें लोगों को बोलने में फटती है भाई, यकीन मानो फटती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग, खैरियत से हैं? मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ, सही बता रहा हूँ। ये बातें जो है सबकी बस की बात नहीं है बोलना। मुगलों को लेके ही पूरी बातें खत्म कर देते हैं, आगे कोई बात ही नहीं करते हैं, और कोई अगर बोलता है तो उसे बोलने का मौका भी नहीं देते, बीच में ही टांग अड़ा देते हैं कि पूरी बात न कर पाए। और जब सच्चाई बोलो तो फिर अलग ही नशे में चले जाते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। बस योगी मोदी हिंदू मुस्लिम, आज तक कुछ भी नहीं हुआ, बस यही हो रहा है। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो और देखते हैं पूरी वीडियो के एंड में हम बातें करेंगे। फिर असीम भाई भी हम ही में से एक हैं, ये अलग बात है। आज ये असीम वकार हैं तो आज ये इमामे हिंद बोल रहे हैं, ये अलग बात है। मगर इनके परदादा भी राम ही बोलते थे, भगवान श्री राम की जय ही बोलते थे, और मैं उनको अपने भाई की नजर से देखता हूं। A few moments later. संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, ये गलती से संबित पात्रा हो गए। मैंने एक बारी भी डिबेट के अंदर भाई साहब उनकी आंखें खुली रह गई। नहीं जा सकता। मैंने बोला पत्रकार वहां पर नहीं जा पा रहे, ये कहा मैंने। जा रहे हैं पत्रकार जा रहे हैं, मैक्से से अवार्डी पत्रकार जा रहे हैं, सरकारी पत्रकार नहीं जा रहे। जो सरकारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? ये परेशानी बहुत बड़ी है, उस परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए। संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप मर्यादित बात करिए। आप मर्यादित बात करिए। कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता। खटपट अमीश भाई मैं आ सकता हूं? खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 खटपट। क्या हो गया भाई इनको? जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपनी 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना। अणु बम गिरेगा? पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर नहीं। अच्छा जी। मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। यहाँ ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए तो जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर। यार सही बात है, कुछ भी बोलते हैं। मतलब इतने बड़े न्यूज पे बैठे, इतने बड़े उस पे बैठे हैं, उस पे गोबर कुछ भी बोले जा रहे हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई केजरीवाल ने तो हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब ओवैसी भी पढ़ेंगे, तो मतलब आप भी लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं अपना वोट बैंक या बेस बढ़ाने के लिए। बताइए, ओवैसी जी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? सर 16 मिनट से सुन रहा था। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके चैनल पर बैठकर। सर योगी जी ने ये बात कही थी चुनाव में जी कि अरविंद केजरीवाल ने तो पढ़ लिया, अब ओवैसी साहब पढ़ेंगे। सर 2014 के चुनाव से पहले भारत सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देंगे जो भारत के नागरिक हैं।
पेट्रोल 35 रुपए में बेचेंगे, ये उन्हीं ने कहा था सर, मैं नहीं कह रहा हूँ वादा था सर। उन्होंने कहा था कि जो नमक LPG मिर्ची लगा दी, सही बात है, ये सब कहा था। थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने वकार आसिम भाई थोड़ी नमक मिर्ची लगा दी आपने, चलेगा आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कही ओवैसी की थी। पार्टी से इतना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे अरे मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे बोलने दीजिए। मैं आपके चैनल पर गुजारिश कर रहा हूं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, दीपक चौरसिया जी, मेरी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और योगी जी तक पहुंचाइएगा। सर देश तक पहुंच रही है, मैं ट्वीट भी कर दूंगा आपकी बात असीम वकार जी, प्रधानमंत्री को टैग करके ट्वीट भी कर दूंगा। बोलिए आप। सुनिए सर, सुनिए, बोलने दीजिए। वो झूठी साची सब हाँ बोलो, सुनिए, बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। 10 करोड़ नौकरियां हुई, आप दे दीजिए 5 साल में। आप देश की आधी आबादी को 15-15 लाख रुपए दे दीजिए। आप 30 रुपए में पेट्रोल बेचते हो, 35 रुपए में बेच दीजिए। आपने 300 सिलेंडर की बात की थी, आप 350 में दे दीजिए। मैं वादा कर रहा हूं, मैं हनुमान चालीसा पढ़ दूंगा। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। नहीं ओवैसी साहब का प्रॉमिस, चलो भाई कर दो। ओवैसी साहब का प्रॉमिस, ठीक है। ओवैसी साहब पढ़ेंगे कि नहीं हनुमान चालीसा? योगी जी से कहिएगा आप। आसिम भाई ओवैसी साहब पढ़ेंगे ये नहीं? अगर आप कह दी जगह जाकर कि आसिम वकार ने कहा है, सुनिए सर, आप बोलते बहुत है, रिक्वेस्ट सर, आप सुना कीजिए थोड़ा सा तो अकल बढ़ेगी। अच्छा, अगर ये बातें जो मैंने कही है, ये मोदी जी सर आपके साथ आपको मैं 24 घंटे लगातार सुन सकता हूँ, अगर अकल बढ़ जाए तो। कुरान पढ़ना अबे बोलने का मौका ही नहीं दे। देखो तो एक आदमी मैं बोलने को। समझता हूँ कि योगी जी कुरान पढ़ना पसंद करेंगे, कुरान की आयतें पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन नौकरी देना पसंद नहीं करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया। भाई साहब खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप। तो भाई जब हम मुगलों की डायनेस्टी के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में और भारत में रह के इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उन तमाम चीजों के बारे में अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ रहे हैं, तो अगर आरएसएस का इतिहास पढ़ा दिया जाएगा वारिस पठान, तो कौन सी आफत आ जाएगी? आरएसएस वो संगठन है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये ब्रिटिशरों की गुलामी करते थे, ये उनकी चमचागिरी करते थे। आजादी के बाद से लेके 52 बरस तक इन्होंने हमारे तिरंगे को अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे नहीं लहराया। वजह कि यह तिरंगा अपशुगन है, इनका शुगन था भगवा। इन्होंने कभी देश के लिए कुछ नहीं किया। इनका एक ही आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुत्व को आगे फैलाना। तो अब ये हिस्ट्री में क्या बताएंगे? 1947 की पहले की हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या हुआ, देश के हमारे महान जो नेता थे महात्मा गांधी, उनके साथ किसने क्या किया। नाथूराम गोडसे जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी है, उसने हमारे वारिस पठान, मतलब अगर ये आरएसएस वाले डर इस बात का है कि आरएसएस वाले इनको सिखाएंगे देश के किस तरह टुकड़े करना रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, किस तरह से भगवा को आगे लाना, किस तरह से गौ रक्षकों को मॉब लिंचिंग सिखाना, किस तरह बस एक ही चीज है यार, हिंदू और मुस्लिम बस। किस तरह से गोलकर की जो आइडियोलॉजी थी उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सिखाया जाएगा जो हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए खराब है। सही पकड़े हैं साहब, बहुत कंट्रोल में चलता हूँ, याद रखना। मैं अभी तक लॉ एंड ऑर्डर कानून का कभी उल्लंघन नहीं किया। ये लोग शरीफ लोग हैं, अपने यहाँ में 40 साल से रह रहे, इनको कोई परेशान नहीं करना। ये मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे 40 साल से, मस्जिद को बंद करने की कोशिश नहीं करना, लाउड स्पीकर बंद करने की कोशिश नहीं करना, और ऐसा रात को जूता पहन के घुसने का। औरतों के घर में, औरतों के रूम में घुसा है, औरतों ने बोला है कोई घुसेगा। देखो हम लोग प्यार से बात करते हैं, हम लोग बहुत लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम कायदे कानून में रह के बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ आप अन्याय करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, दादागिरी करेंगे, तो देशमुख साहब हम लोग की बात फिर छोड़ दो। सही बात है, जो कानून का फैसला होगा, हमारा फैसला होगा, हम खड़े रहेंगे। तुम मारो गोली, तुम्हारे में ताकत है, खाने को तैयार है हम लोग। बात सुनो, मस्जिद जैसा चल रही है चलने दो, लाउड स्पीकर जैसा चल रहा है चलने दो, 10 बजे तक परमिशन है अपने को सब। अगर कोई दादागिरी करने आता है अपन अपने हिसाब से बात करेंगे, मगर तुम लोग कायदा कानून को खराब नहीं करना। कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने राजनीतिक दल हैं वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसी तंजीम चल रही है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, जिसके पास विकास के नाम पर कोई एजेंडा नहीं है। वो कैमिनल एजेंडे पर काम करते हैं, हिंदू और मुसलमानों को, दलितों को और अपर क्लास लोगों को और क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को बांट कर राजनीति करते हैं, और
उन्हीं ने अगर कभी डेवलपमेंट की बात की तो वो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान ने ख्वाब देखा। और मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि अगर 2017 और 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर लड़ लिया और सांप्रदायिकता नहीं लेके आई बीच में, तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। गजब बेइज्जती है। जिस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हो, आप सोचिए उसकी सोच क्या हो। जिस पार्टी में विश्व हिंदू परिषद हो, वो बीजेपी क्या है यार, हर नाम में मुस्लिम हर जगह यार। क्या मुस्लिम इंसान नहीं है क्या? बीजेपी के साथ मुसलमान से नफरत। चलिए खुद चार लिए बैठे हैं। देखिए प्लीज, हाँ मेरी बात। ये वो चूहे हैं जो देश खा जाएंगे। इन चूहों को निकालिए और पकड़िए। असली दुश्मन है ये देश के, जो चूहे हैं आप। यार हद हो गई है, मतलब यार हर बात पे हिंदू मुस्लिम। यार क्या जो मुस्लिम है वो इंसान नहीं है? आपको तकलीफ देते हैं, क्या करते हैं यार? अपने हद में रहते हैं यार, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। हर बात पे ये न्यूज़ वाले जो है, कभी भी इनसे कोई भी बात करता है, गरीबों के लिए बात करता है, स्कूलों के लिए बात करता है, जॉब के लिए गरीबों की बात करता है, तो बस हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे और डायरेक्ट मुगलों पे चले जाएंगे, पूरी टॉपिक को ही बदल देंगे। यार ये क्या है? परेशान है, सबके सब परेशान है। यूपी से ही हैं हम, जहाँ से हम हैं इतने ज़्यादा परेशान हाल लोग हैं कि मजबूर हो जाते हैं, कर्जे उधार ले लेके जो है अपना देश छोड़ते हैं, चले आते हैं सऊदी दुबई में काम करने के लिए। और जब सच बात बोलो तो लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, गाली देना शुरू कर देते हैं। ये कोई हमारी ही बिरादरी की बात नहीं है। हमारे वहाँ के जो हिंदू भी हैं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, इतना परेशान है कि क्या बताऊँ। खाली इन लोगों की बातों की वजह से, कुछ काम ना करने की वजह से हमारे वहाँ के हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, हर एक बंदा परेशान है यार, हर एक बंदा। कोई हम ही नहीं परेशान है, हमारे जैसे तो पता नहीं कितने यार हमसे भी ज़्यादा परेशान हाल में पड़े हैं। पर इन लोग को तो एक ही बात करनी है भाई, बस मुगलों की बात ले लो और राजनीति की बात ले लो। अरे तुम लोग लड़ाई करो, अपनी जगह करो, ठीक है तुम लोग का पॉइंट, बस यार लोगों की एक मदद करना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या से क्या कर रहे हैं, कितना परेशान है अभी, ये तो बस देख लेते हैं कि खा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कहाँ से कैसे कमा रहे, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। हर एक इंसान यूपी में जिधर रहते हैं, हर एक इंसान के घर में जाओ, लाख लाख 1.5 लाख एक दूसरे आदमी से कर्जे लेके खाली जी रहा है। कैसे होगा यार? किसी की शादी बहन की शादी, भाई की शादी आती है तो 8-8 10-10 लाख रुपए लग जाते हैं। हर इंसान 4-4 5-5 लाख रुपए कर्जे लेता है। 5 साल में वो 5 लाख रुपए एक साथ करके 5 लाख कर्जा लेता है। इतनी बुरी हाल है। तो सोचिए जरा, हम लोग के भी बारे में सोचिए, बहुत परेशान हैं लोग।